दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान ने एक नया पॉलिटिकल मूव लिया है। पॉलिटिकल भी नहीं कहेंगे, जियोपॉलिटिकल एक मूव लिया है जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर अपने हाई कमीशन में आईएसआई सेल एस्टेब्लिशमेंट करेगा। आईएसआई सेल मींस कि आईएसआई के जो एजेंट्स हैं, कर्नल, मेजर, ये सब बांग्लादेश में रहते हुए इंटेलिजेंस को कलेक्ट करेंगे और वहां से इंटेलिजेंस को कलेक्ट करके वो पाकिस्तान के अंदर भेजेंगे। हो सकता है कि जो बात मैं आपको बताने वाला हूं उससे आप बहुत सारे लोग जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग उसको डिसएग्री भी करते हैं, एग्री भी करते हैं, लेकिन मैं अपनी एक बात रखता हूं आपको। ये जो घटनाक्रम है वो बड़ा इतिहास से जुड़ा हुआ है, लिंक करता है काफी सारी चीजों को। भारत अभी एक ऐसा देश है जो कि अमेरिका की बात नहीं मानता है, ये तो आपको पता है। अब अमेरिका को ये बात अच्छे से पता है कि भारत को अगर एग्री करना है अमेरिका की पॉलिसीज को लेकर, तो कहीं ना कहीं भारत को चारों तरफ से घेरना पड़ेगा और भारत खुद जाकर ये एग्री करे कि हां, हम लोग अमेरिका की शर्तों को मानते हैं। अब बांग्लादेश के अंदर क्या कुछ हुआ आपको पता था, मैं आपको विस्तार से बताता हूं। शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी, उनका कभी भी कोई रिलेशन पाकिस्तान के साथ में नहीं रहा है। बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल कोलैप्स करने के लिए, डेमोक्रेसी को कोलैप्स करने के लिए अमेरिका ने एक नुमाइंदा तैयार किया, यूनुस खान को। 2006 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया और धीरे 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 उसको मोल्ड किया गया। जब अमेरिका को यह लगने लगा कि एक नुमाइंदा तैयार हो चुका है जो कि बांग्लादेश की कमान संभाल सकता है और हमारे इशारे पर नाच सकता है, तो बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से तबाह किया गया। शेख हसीना 5 अगस्त को भारत के अंदर आती है 2024 के अंदर, और उसके बाद में बांग्लादेश में सरकार बनती है यूनुस खान की। अब यूनुस खान की सरकार बनने के बाद अमेरिका से ये ऑर्डर्स मिलते हैं कि अब धीरे धीरे पाकिस्तान के साथ में रिलेशंस अच्छे करो, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ बांग्लादेश, नेपाल, जब ये चारों तरफ से गिर जाएगा तब हमारी बात मानेगा। तो बांग्लादेश ने बातचीत करना शुरू किया पाकिस्तान से कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर दोनों मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाएंगे, और पाकिस्तान की मिलिट्री पहुंची थी सिलीगुड़ी कॉरिडोर और वहां पर जाकर इन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। बांग्लादेश के कई सारे नुमाइंदे जो कि पाकिस्तान के अंदर भी पहुंचे थे और दोनों का भाईचारा धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। 1971 के बाद में पहली बार ऐसा हुआ कि बांग्लादेश और पाकिस्तान ने इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। अब बात यह है कि अमेरिका ऑलरेडी जो है वो बांग्लादेश को अपनी पपेट बना चुका है, अब वो पाकिस्तान को बना रहा है और ऑलरेडी लगभग वो बना ही चुका है। पाकिस्तान हर बात अमेरिका की मान रहा है। ये केवल और केवल भारत को एक घेरने की नीति है, आप लोग इससे एग्री करेंगे। अमेरिका ने बहुत सोच समझ कर ये चालें चली है। ये शतरंज का वो खेल है जिसके अंदर राजा हमेशा छिपा हुआ रहता है और अपने वजीर को सामने निकालता है। अभी जो राजा है डोनाल्ड ट्रंप, वो अपने जो वजीर हैं उनको सामने निकाल चुका है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज जिस पॉलिसी को लेकर आज हम लोग डिसएग्री करते हैं, मैं कई बार देखता हूं कमेंट सेक्शन के अंदर कि जब मैं ये बात कहता हूं कि यूएसए ये सब कुछ कर रहा है तो बहुत सारे लोग डिसएग्री करते हैं, नहीं उसको क्या लेना देना है, वो क्यों जबरदस्ती जियोपॉलिटिक्स के अंदर आकर दखल अंदाजी करेगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर कि अमेरिका किस तरीके से एग्रेसिवली आगे आता है, वो दिखाएगा अपना रूप। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इजराइल और हमास का वॉर रुकेगा नहीं, वो नहीं रुक रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि यूक्रेन और रशिया चाहे कितना भी ये बातचीत कर ले, चाहे व्लादिमीर पुतिन अलास्का पहुंच जाए, फिर भी डील साइन नहीं होगी। और हुआ वैसे ही, डील साइन नहीं हुई, वो युद्ध आज भी जारी है। अमेरिका अपनी पॉलिसी को लेकर हमेशा एग्रेसिवली जो है वो चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए वो सामने रखता है। अब एक नया डेवलपमेंट देखने को मिला है जियोपॉलिटिक्स के अंदर कि पाकिस्तान ने आईएसआई सेल एस्टेब्लिशमेंट करने का एग्रीमेंट किया है बांग्लादेश के साथ में, जो कि ढाका के अंदर जाएंगे और वहां पर हाई कमीशन के अंदर अपनी सेल को क्या करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान सेट अप आईएसआई सेल एट ढाका मिशन आफ्टर टॉप जनरल्स बांग्लादेश विजिट। अब बांग्लादेश ने यह कहा है कि ठीक है, अभी तो तुम लोग आ जाओ और बाद में हम लोग भी वहां पर आएंगे पाकिस्तान के अंदर और एमओयू जो है वो भी साइन करेंगे। ये मैंने पहले भी कवर किया था कि पाकिस्तान के जो आईएसआई एजेंट्स हैं वो पहुंचे हैं बांग्लादेश के अंदर, ठीक है, मुलाकात बड़ी सरगर्मी से हो रही है। तो बांग्लादेश के अंदर जो डीजीएफआई है, एक्चुअली में क्या है कि बांग्लादेश का जो इंटेलिजेंस है उसको डीजीएफआई कहा जाता है, ऑन ए सीक्रेट मिशन
टू पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के साथ में एक सीक्रेट मिशन को लेकर है, ठीक है। वो मिशन क्या है? वो इंडिया को काउंटर करने का ही मिशन है। विस्तार से बात करेंगे, आप लोगों को चीजें बहुत गहराई से समझ में आएंगी। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मेरा ये कहना है कि आपको एक चैलेंज जरूर लेना चाहिए अपने आप से कि मैं वो काम कर सकता हूं। विल पावर इससे इंक्रीज होगी, आपका फोकस कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा। जिस तरीके से कुछ लोग, मैं कई बार कहता हूं कि यार ये पोर्नोग्राफी देखना बड़ा खतरनाक है, ये सॉफ्ट पावर हमारे देश के अंदर परोसा जा रहा है, लेकिन उस बात को मानते नहीं है। लेकिन जब आपको आगे जाके हर्डल्स आएंगी, आपको रुकावटें आएंगी जीवन में, तब आपको पता लगेगा कि इस चैलेंज की कीमत क्या है। ऐसा लग रहा है कि दो भाई जो है वो 1971 के कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, अब उनकी मुलाकात हो रही है। डीजीएफआई, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस, ये बांग्लादेश की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि आर्म फोर्सेस के लिए काम करती है, इंटेलिजेंस को कलेक्ट करती है और बांग्लादेश के हाई ऑफिशियल्स को वो प्रोवाइड करवाती है। इसका फॉर्मेशन 1972 के अंदर किया गया था, जिस समय 1971 में अवामी लीग ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाया था। तो शेख मुजीबुर रहमान, जो कि द फादर ऑफ बांग्लादेश कहे जाते हैं, उन्होंने इस सेल का एस्टेब्लिशमेंट किया था कि हमारे पास में भी एक इंटेलिजेंस होनी चाहिए। तो अब बांग्लादेश और पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहे हैं? बांग्लादेश जब भी कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करता है तो यहां पर इस एरिया के अंदर उसकी गतिविधि काफी बढ़ जाती है। यहां पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक जो है वो कहा जाता है, अगर इसको यहां से कट कर दिया जाए तो हमारा यहां से एक्सेस जो है वो रुक सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने मैरीटाइम जो एक्सेस है वो भी लिया हुआ है। हम डायरेक्टली जो है वो पहुंच सकते हैं, त्रिपुरा, मिजोरम यहां पर पहुंच सकते हैं। तो ये गलत बात है कि यहां से अगर कट ऑफ होता है तो इंडिया से ये कट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार यूनुस खान, जो कि चाइना के अंदर गया था, वहां पर जाकर ये कहता है कि भारत के ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं ये लैंडलॉक हैं और हम जब चाहें तब इनको यहां से कट ऑफ करके पूरी तरीके से घेर सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत के अंदर जितने भी लैंडलॉक स्टेट्स हैं इन सबको घेर लोगे आप। ऐसे तो हमारे पास में हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं। तो बेसिकली ये टारगेट कर रहे हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, और जब भी कोई मिलिट्री एक्सरसाइज होती है तो वो यहीं पर जाकर मिलिट्री एक्सरसाइज को करते हैं। तो पाकिस्तान की आर्मी प्लान टू रिटर्न, अब देखिए मैंने पहले भी इसको कवर किया था कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो ये बांग्लादेश के अंदर जाने की वापस से सोच रही है। 1971 के अंदर ये अलग हुए थे, अब जाकर वापस इन्होंने कहा है कि हम लोग जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ट्रेनिंग वो कंप्लीट करेंगे। तो बहुत लंबे समय बाद जो है ये दोनों एक साथ एक दूसरे के दिखाई दे रहे हैं। बात यह है कि यूनुस खान ने रिमार्क किया था इंडिया के ऊपर कि लैंडलॉक नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है वो चिकन नेक इन फोर्सेस व्हाट इज, तो मैंने इसको पहले भी कवर किया था कि इस चीज को, यानी कि चिकन नेक को लेकर कई कंसर्न जो है वो यूनुस खान ने उठाए थे। कहा था कि ये लैंडलॉक स्टेट्स हैं और बांग्लादेश जब भी चाहे जो है वो क्या कर सकता है, इनको अलग कर सकता है, ऐसा जो है वो कहा गया था। लेकिन फिर भारत ने भी इसका जवाब दिया था और यूनुस खान ने उसमें माफी मांगी थी। माफी मतलब इन द सेंस वो थोड़ा सा लिबरल हो गया था, है ना, कहने लग गया था कि नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे इस बात को। इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा ही होता है। लेकिन आखिरकार पाकिस्तान बांग्लादेश में जा रही है वो किस कॉन्फिडेंस के आधार पर जा रही है? वहां पर एक ग्रुप है जिसको जमात ए इस्लामी कहा जाता है। तो जमात ए इस्लामी जो कि आईएसआई का हथियार बनने वाला है, आईएसआई इसका इस्तेमाल करेगी जमात ए इस्लामी का पॉलिटिकल इंटरप्शन के लिए। तो जमात ए इस्लामी के नायब ए अमीर सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर, जो कि मोहम्मद यूनुस के साथ अमेरिका गए थे, उन्होंने न्यूयॉर्क में भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला था। तो एक ऐसा ग्रुप जो कि भारत के खिलाफ है उसको इस्तेमाल करेगा आईएसआई। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर सत्ता में आए तो जमात भारत पर हमला कर सकती है। तो उन्होंने कहा था कि अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो ये जो है वो भारत के ऊपर अटैक कर सकते हैं। इस तरीके से भड़काऊ भाषण अमेरिका में जाकर कहे गए थे। तो अमेरिका को ये लगने लगा कि यार वाकई में ये जो ग्रुप है इसको सपोर्ट करना चाहिए और भारत को घेरने की इससे बढ़िया नीति और क्या हो सकती है। साथ ही यह पता चला कि आईएसआई, जमात इस्लामी और अन्य कट्टरपंथी समूह जैसे हिजब, ऐसे बहुत सारे ग्रुप जो है इन्होंने क्रिएट किए हुए हैं कि ठीक है हम भारत के खिलाफ जो है वो जाएंगे। तो पाकिस्तान बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और भारत के खिलाफ क्षेत्रीय रणनीति जो है वो बढ़ा रहा है। तो ऐसे ग्रुप जो है उनको तैयार किया जा रहा है। अब बात यह है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर जो हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वहां पर एक सेल एस्टेब्लिश की जा रही है। उसमें कौन कौन शामिल होंगे? उस सेल के अंदर एक तो ब्रिगेडियर को रखा जाएगा, 2 कर्नल वहां पर होंगे, 4 मेजर्स होंगे, ऑफिसर्स फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स नेवी के होंगे और सपोर्टिंग स्टाफ जो है उस सेल के अंदर रखे जाएंगे, जिनका काम यह होगा कि वो भारत की सीमाओं के पास रहते हुए जानकारी, इंटेलिजेंस जो है उसको बटोरे। अब बांग्लादेश का इंटरेस्ट क्या है?
ढाका का इंटरेस्ट ये है बांग्लादेश का कि वो JF-17 थंडर जो फाइटर जेट्स है वो इस्तेमाल करे, पाकिस्तान के फतेह सीरीज की जो रॉकेट सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, उनका इस्तेमाल बांग्लादेश करे। और इसी चीज को लेकर बांग्लादेश के बहुत सारे ऑफिशियल्स जल्दी ही जो है पाकिस्तान के अंदर जाएंगे और फाइनलाइज करेंगे एक MOU को कि हम लोग जो है आपके साथ में एक MOU साइन करते हैं। तो देखिए भारत के लिए एक थ्रेट तो है ही, भारत को ये तो समझना ही पड़ेगा बहुत जल्द कि बांग्लादेश जो है वो भी हमारे लिए खतरा धीरे धीरे बनता चला जा रहा है। ये भारत को घेरने की रणनीति है। ये तो अच्छा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप की जो बुद्धि है, ब्रेन जो है, इसको घुमा दिया गया। कैसे? ये टैरिफ जो आया ना, इस टैरिफ ने अमेरिका की बहुत सारी जो पोल पट्टी है वो सामने लाकर रख दी कि अमेरिका चाहता क्या है। अगर आज टैरिफ नहीं आता तो टैरिफ नहीं आने से चाइना इतना नाराज नहीं होता अमेरिका से। आज टैरिफ के आने के बाद चाइना इतना नाराज हो गया है, वो इतना नाराज हो गया है कि भारत के साथ में मीटिंग्स करने लग गया है। रशिया हमारे फेवर में आ गया। जो बड़े बड़े देश हैं, पावरफुल देश हैं, वो हमारे इस फेवर के अंदर आ गए हैं, जो कि टैरिफ को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते हैं। और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारे देश जो है वो टैरिफ से बचने के लिए अमेरिका की शर्तों पर चल पड़ते हैं। तो बात यह है कि टैरिफ जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा हुआ और भारत को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने के लिए टैरिफ का आना जरूरी था। इससे हम लोगों ने ये समझा कि वाकई में इंडिपेंडेंस जो है वो प्रोडक्ट्स को लेकर भी हमारी कितनी होनी चाहिए, हम लोग किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड ना रहें। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद जो है वो दे सकते हैं कि यार इतना टैरिफ लेके आए जिससे सभी देशों ने आपकी जो शक्ल है वो पहचान ली, है ना, कि आप किस मंशा के साथ में, देशों के साथ में डील करते हैं, कंट्रीज के साथ में डील करते हैं। तो हमको धन्यवाद कहना चाहिए था। चलिए दोस्तों, आप लोग हमारे डीप वर्किंग कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कुछ लोग जो कि अपनी जिंदगी में बहुत आगे हैं, उनके पास में कुछ टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स को मैंने कवर किया है कि आप जब भी कोई काम करते हैं तो उन टेक्निक्स का इस्तेमाल कीजिए, आप भी जीवन के अंदर जरूर कुछ कर जाएंगे। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मस्ट की कैटेगरी में है, ये बहुत आपको फायदा देकर जाएगा। दोस्तों आप लोग मुझे टेलीग्राम दीपक इंदौर ऑफिशियल पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।